हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली जो कि आपकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और ये जो शब्दावली हैं, ये जो आपके कंसेप्ट हैं, ये सारे के सारे आपके भूगोल के साथ साथ एनसीईआरटी का पार्ट है। एनसीईआरटी बुक जो 11th की है उसके एंड में ये कुछ शब्दावली दी हुई हैं। और मैं काफ़ी देखती हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में आपकी इस तरीके से चीज़ें आती हैं कि सीधा पूछा जाता है चूने की उच्च मात्रा से निर्मित युक्त किसी जो वस्तु उसको क्या कहेंगे। या इस तरीके से क्वेश्चंस आपके बहुत आते हैं कि भाई जलोढ़ पंख के निचले वाला एरिया जो दलदली भूमि है, यहाँ जहाँ एक वनस्पति की पेटी है, तो उसे क्या कहते हैं। मीन्स कंसेप्ट जो होता है ना, तो यहाँ पर वही चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को एक बार करा दूँ क्योंकि एग्ज़ाम में आपके काफ़ी चीज़ें ही इस तरह की आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। उससे पहले भाई एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को फ्यूचर में ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए, तो सबसे पहले इसमें जो शब्दावली दी हुई है वो है भई आपकी अपवाह क्षेत्र। अपवाह क्षेत्र जो मैं आपको थोड़ा सा बता भी चुकी हूँ अपनी एनसीईआरटी की पिछली क्लासेस में। मेरे चैनल पर है ना, आपको एनसीईआरटी की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में जाकर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी की सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हो। क्योंकि मेरी अब बस इसके बाद एक और फिर उसके बाद आपकी 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अपवाह क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जहाँ पर एक मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी की सारी आपस में मिलकर अपवाहित होती है, यानी बहती है। तो उस एरिया को क्या कहेंगे? अपवाह क्षेत्र। समझ गए? ठीक है। तो कोई एक मुख्य नदी होगी, मेन रिवर, जैसे गंगा मेन रिवर हो गई और उसकी सहायक नदियां बह रही हैं, बहती हैं, तो उस एरिया को क्या कहेंगे? अपवाह क्षेत्र। नेक्स्ट आता है अवर्गीकृत वन। एक क्षेत्र जो वन के रूप में तो अंकित होता है परंतु वनों को संरक्षित और आरक्षित संवर्ग में सम्मिलित ना हो। इसका स्वामित्व विभिन्न राज्यों में अलग अलग होता है। मीन्स ये एक वन्य क्षेत्र तो होता है अवर्गीकृत वन, बट इसको ना तो संरक्षित किया गया होता है ना आरक्षित किया गया होता है। ठीक है। तो और इसका स्वामित्व अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो उस प्रकार के जो वन होते हैं उसे कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो ये आपके किसी भी टाइप के वनों में शामिल नहीं होंगे, ना संरक्षित में ना आरक्षित में। ठीक है। नेक्स्ट आता है अवदाब। मौसम विज्ञान में अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के उस क्षेत्र को इंगित करता है जो समशीतोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। और यह समशीतोष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका प्राय यानी प्रायवाची भी इन्हें समझा जाता है अवदाब। ठीक है, ध्यान देखो, ये क्या एक लो प्रेशर वाला एरिया होता है। अवदाब एक लो प्रेशर वाला एरिया होगा जो समशीतोष्ण कटिबंधीय एरिया में पाया जाता है। जो शीतोष्ण वाला है ना, शीत प्लस उष्ण, तो इस प्रकार के एरिया में पाया जाता है। यह समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों का प्राय भी समझा जाता है अवदाब क्षेत्र। नेक्स्ट आता है अवनालिका अपरदन। चट्टान और मिट्टी के जल का, कोई चट्टान है कोई मिट्टी है, उसके जल के सांद्रित का वह भाग या वह चट्टान और जो आपकी मृदा है, जल के सांद्रित वहाँ से ऐसा अपरदन जिसमें आपकी अवनालिकाएं बन जाती हैं। आपको सिंपल तरीके से समझाती हूँ। चट्टानों पर या मिट्टी के ऊपर जल कुछ इस तरीके से बहे तो जो आपकी मिट्टी है वो कटाव बनकर ऐसे मिट्टी के अंदर ऐसे नालियाँ बन जाए। ठीक है, कई बार आपने खेतों में देखा होगा इस तरीके की नालियाँ बन जाती हैं। तो इस तरीके का जो अपरदन होता है ये अवनालिकाएं बन जाती हैं, इसे ही कहते हैं अवनालिका अपरदन। समझ गए? चलिए नेक्स्ट करते हैं आधार शैल। मिट्टी और जो आपके अपक्षेत यानी अपक्षय द्वारा जो पदार्थ टूट गए उनके नीचे उपस्थित जो कठोर चट्टान होती है। मीन्स क्या है, यहाँ पर आपकी कोई मिट्टी है, इसके यहाँ पर कंकर पत्थर हैं और इनके नीचे जो आपकी सॉलिड रॉक होगी, जो आपकी शैल होगी, ये सॉलिड रॉक ही क्या कहलाती है? आधार शैल कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? आधार शैल। नेक्स्ट आता है आरक्षित वन। देखो हमने अवर्गीकृत वन तो देख लिया था, अब हम देखेंगे आरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित एक एरिया जो पूर्ण रूप से क्या होता है? रक्षित होता है। और इस आरक्षित वनों में किसी को भी अनुमति नहीं होती और सभी की प्रकार की क्रियाएं भी प्रतिबंधित होती है। मीन्स आप यहाँ पर जा नहीं सकते और अलग अलग तरीके की जो क्रियाएं सब
प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर प्रतिबंधित होती है। तो भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम इन दोनों के अंतर्गत आता है। यह आरक्षित वन क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षा में बंधा हुआ और किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर जाकर कोई भी गतिविधि करने से पूरी तरह रोक होती है आरक्षित वनों में। ओके, नेक्स्ट आता है उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप एक बड़ी भौगोलिक इकाई होती है जो शेष महाद्वीप से अलग अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती है। जैसे भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, भूटान, इन सबको आपस में मिला लो ना तो एक उपमहाद्वीप कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं एक उपमहाद्वीप। नेक्स्ट आता है कैल्शियमी। चूने की उच्च मात्रा से निर्मित और युक्त, देखो चूने की उच्च मात्रा से निर्मित या युक्त, ये क्या कहलाएगा? कैल्शियमी। चूने की उच्च मात्रा से निर्मित और युक्त कैल्शियमी। नेक्स्ट आता है जलोढ़ मैदान। नदी द्वारा लाए गए जलोढ़क और महीन चट्टानी सामग्री द्वारा निर्मित भूमि का एक समतल क्षेत्र, यानी नदी अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई और उस महीन मिट्टी को पूरे प्लेन एरिया पर बिछाकर नदी ने एक समतल मैदान का निर्माण कर दिया, जिसे कहेंगे जलोढ़ मैदान। नेक्स्ट आता है जलवायु। किसी समय अवधि में, देखो अब जलवायु की डेफिनेशन क्या होती है? वैसे तो अब मैं पूछूंगी किसी एरिया की जलवायु क्या, आप किस बेस पर कहोगे कि इस एरिया की जलवायु ये है? तो ज्योग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है कि किसी समय अवधि में लगभग 30 वर्ष या उससे अधिक पृथ्वी के धरातल के एक विस्तृत क्षेत्र पर जो औसत मौसमी दशाएं मीन्स तापमान, वायु दाब, हवाएं, पवनें, आर्द्रता, वर्षा, तो इन सबको मौसमी दशाएं कहते हैं। वेदर होती है, वेदर से रिलेटेड। तो आपकी जलवायु क्या होती है? तो 30 वर्षों की किसी भी एरिया की जो जलवायु किसे कहेंगे? 30 वर्ष या इससे अधिक की टाइम पीरियड पर एक विस्तृत क्षेत्र की जो मौसमी दशाएं होती हैं, औसत मौसमी दशाएं, उसे कहते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु। चलिए नेक्स्ट आता है जेट प्रवाह। अत्यंत प्रबल और आपके जेट प्रवाह क्या होते हैं वो थोड़ा देख लो, एग्जाम में बहुत आते हैं ना। जेट प्रवाह, जेट स्ट्रीम कहते हैं इंग्लिश में भाई इसको। अत्यंत प्रबल और अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है उसे कहते हैं जेट प्रवाह। अत्यंत प्रबल और अचर पछुआ पवन जो क्षोभ सीमा के एकदम नीचे बहती है उसे कहते हैं जेट प्रवाह। नेक्स्ट आता है जीवमंडल निश्चय क्षेत्र। ये बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होते हैं जिसमें हर प्रकार के पौधे और जंतु को उनके प्राकृतिक पर्यावास में संरक्षित किया जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य है प्राकृतिक विरासत की विविधता और अखंडता की उसकी संपूर्णता में संरक्षित और पोषित करना। सेकंड, पारिस्थितिक संरक्षण और पर्यावरण के अन्य पक्षों पर अनुसंधान का प्रोन्नत करना। और शिक्षा, जागरूकता और व्याख्या करने की सुविधा उपलब्ध करना। मीन्स ये जो जीवमंडल निश्चय क्षेत्र है, यहाँ पर आपके जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी जंतु होते हैं, उन सबको उनके नेचुरल पर्यावरण में ही संरक्षित किया जाता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का वहाँ हस्तक्षेप होता है। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? जो हमारी प्राकृतिक विरासत है, जो हमारे भारत में विविधताएं हैं, अखंडता हैं, उन सबको सुरक्षित करना, उनको जो भी भारी नुकसान है उस नुकसान से बचाना और उनके एरिया में वृद्धि करना, पौधों की प्रजातियों में वृद्धि करना, जंतुओं की प्रजातियों में वृद्धि करना। ठीक है, और सभी तरह की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आता है ज्वारनद मुख। ज्वारनद मुख क्या होता है? नदी का वह ज्वारीय मुख जहाँ पर आपको ताज़ा पानी और लवणीय जल दोनों आपस में मिल जाते हैं। तो देखो जैसे आपकी नर्मदा और ताप्ती भारत की ऐसी रिवर है जो कि ज्वारनद मुख बनाती है। एक्चुरी, इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्चुरी बनाती है। ठीक है, तो नदी का वह ज्वारीय मुख जहाँ आपका ताज़ा पानी और लवणीय पानी आपस में मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं ज्वारनद मुख। नेक्स्ट आता है झील मीन्स लेक क्या होती है? पृथ्वी के धरातल के एक धसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति। पृथ्वी के धरातल के एक धसे हुए भाग पर, धसे हुए मीन्स एक नीचे एक गड्ढे में जल की उपस्थिति जो चारों ओर से आपके किसी भी भूभाग से आवर्त होता है उसे कह देते हैं हम झील। तो झील आपकी जो नॉर्मली जो सतह होती है उस सतह से तो थोड़ी गहरी होती है ना, कुछ धसा हुआ पार्ट। तो ज्योग्राफिकल डेफिनेशन, पृथ्वी के धरातल का एक धसे हुए भाग पर जल की उपस्थिति जो उसे चारों ओर से भूभाग से घेरे रहता है उसे कहते हैं लेक यानी झील। नेक्स्ट आता है तट
कोस्टियल एरिया, स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र। कोई लैंड वाला पार्ट है, कोई समुद्र है, इन दोनों के बीच का वो संपर्क क्षेत्र जिसमें भूमि की वह पट्टी भी सम्मिलित होती है जो समुद्री तट के साथ लगती है। तो स्थल और समुद्र के बीच का संपर्क क्षेत्र जिसमें भूमि की पट्टी भी सम्मिलित होती है और समुद्री तट के साथ भी लगती है, तो दोनों के बीच का क्षेत्र आता है तट। नेक्स्ट आते हैं तटीय मैदान, कोस्टियल आपके प्लेन एरिया। तट और अंतःस्थलीय ऊंची भूमि के बीच स्थित समतल निम्न भूभाग। आपका तटीय एरिया और अंतःस्थलीय जो ऊंची भूमि है उन दोनों के बीच में जो समतल वाला पार्ट होता है, निम्न वाला पार्ट, उसे कहते हैं तटीय मैदान। अलग अलग तटीय मैदानों के अलग अलग नाम हैं, इस पर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप मेरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है तराई। तो चलिए तराई को भी देख लेते हैं। तराई, भाबर, इनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। तराई जलोढ़ पंखों के निचले भागों में, ठीक है, आपके जो जलोढ़ पंख हैं, जलोढ़ पंखों के निचले भागों में दलदली भूमि और वनस्पति की एक पेटी को कहते हैं तराई। जलोढ़ पंखों के निचले भागों में जो दलदली भूमि है या वनस्पति है उसकी एक पेटी को कहते हैं तराई। तो आपका दलदल जैसा एरिया होता है ये तराई वाला, वनस्पति की एक पेटी भी पाई जाती है और यहाँ पर आपकी जो नदियाँ हैं वो पानी भी बहता है, तो दलदल कहीं पानी कहीं मिट्टी, इस तरह का एरिया होता है। नेक्स्ट आता है दर्रा। दर्रा पर्वत श्रेणी से गुजरता हुआ एक रास्ता होता है, एक कोल होता है, एक विदर्भ की रेखा का अनुसरण करता है, ठीक है। तो दर्रा क्या होता है, आपके जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ से गुजरने वाला एक रास्ता कह सकते हो, एक कोल कह सकते हो, या आप एक विदर्भ की रेखा का अनुसरण करता है दर्रा, तो उसे कहते हैं हम दर्रा। जैसे रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, नाथुला दर्रा, ये सारे हमारे दर्रे हैं। नेक्स्ट आता है द्वीप। द्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप की तुलना में एक ऐसी भूसन्निहित जो चारों ओर से जल से घिरी हो। मीन्स आपका एक ऐसा भूमि का पार्ट जिसमें चारों ओर से जो किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे, द्वीप कहेंगे, आइलैंड कहेंगे। ओके। नेक्स्ट आता है द्वीप समूह। द्वीपों का एक समूह जो आपस में निकट अवस्थित होते हैं। द्वीप समूह किसे कहते हैं, द्वीपों का समूह। यानी देखो ये यहाँ पे आपके द्वीप हो गए, एक द्वीप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये होगा, ये द्वीप है सारे। तो ये क्या कहलाया, ये पूरा आपका एक द्वीप समूह कहलाया। चारों ओर से जल से घिरे हैं और एक आपका आपस में एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं, उसे कहते हैं द्वीप समूह। नेक्स्ट आता है नाइस। नाइस क्या होती है, एक कणिका में गठन वाली आपकी एक तरह की कायांतरित चट्टान है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जिसकी संरचना पट्टित होती है। मीन्स जिसकी जो संरचना पाएगी ना पट्टियों पर होगी, और इसके साथ साथ इसकी रचना पर्वत निर्माण और ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित बड़े पैमाने पर ताप और दाब के अनुप्रयोग से हुई है। नाइस आपकी एक प्रकार की मेटामॉर्फिक रॉक है, पहले तो ये समझ लो। संरचना इसकी पट्टियों में होती है और इसकी जो रचना होती है वो पर्वत निर्माण या फिर जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित बड़े पैमाने पर तापमान और दाब के अनुप्रयोग से जुड़ा रहता है नाइस। ये एक प्रकार की आपकी चट्टान है। नेक्स्ट आता है भाई पठार। पठार क्या होते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं पठार। तो पठार आपकी समतल भूमि की तुलना में एक उच्च सत विस्तृत भूखंड। देखो पठार आपके इस तरीके से होते हैं, देखने में ऐसे होते हैं पठार। इनके ऊपर से ना चोटी नहीं होती, ऊपर वाला पार्ट इनका समतल होता है। एवरेज हाइट की बात करें तो 600 से 700 मीटर तक इनकी हाइट होती है। औसत की बात करें, औसत हाइट की, ऊपर से समतल होते हैं, यानी इनकी पिक नहीं होती, इनकी चोटी नहीं होती, तो उसे कहते हैं पठार। नेक्स्ट आता है पश्च जल। पश्च जल क्या होता है, जल का वह विस्तार जिससे नदी का मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ से गुजर जाए और यह जल मुख्य रूप से जुड़ा रहेगा, परंतु इसके प्रवाह की जो दर है वो अत्यंत कम होती है। मीन्स आपकी जल का वो पार्ट होता है ये जिसमें आपकी नदी है ना, उसका मुख्य प्रवाह बाह्य पंथ से गुजर रहा है, उसके बाहरी भाग से गुजर रहा है, और यह जल आपके मुख्य रूप से जुड़ा भी होता है, परंतु ये जो बहता है ना, इसकी प्रवाह की जो दर होती है वो बहुत कम होती है, निम्न होती है। ओके, तो उसे कहते हैं पिष्ठ जल, यानी पीछे वाला जल। नेक्स्ट आता है प्राणी जगत। किसी निश्चित काल और प्रदेश का पशु जीवन, किसी निश्चित काल या प्रदेश का जो पशु जीवन होता है उसे कहते हैं प्राणी जगत। किसी निश्चित काल और प्रदेश का पशु जीवन प्राणी जगत कहलाता है। नेक्स्ट आता है भाई प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होते हैं, समुद्र की ओर बढ़ा हुआ भूमि का एक भाग। मीन्स
आपका कोई भी लैंड का वो पार्ट जो 3 ओर से तो पानी द्वारा घिरा हो और एक ओर से लैंड द्वारा टच हो, उसे कहते हैं प्रायद्वीप। यानी समुद्र की ओर बढ़ा हुआ कोई भूमि का भाग, तो ये समुद्र की ओर ही तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह के एरिया को कहते हैं प्रायद्वीप। जैसे भारत का दक्षिणी भारत जो है हमारा प्रायद्वीपीय स्थिति है उसकी। नेक्स्ट आता है परवाल। तो परवाल क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। परवाल क्या होते हैं? चूना चूना सनावी एक समुद्री पोलिप जो उष्ण क्षेत्र में स्थित उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है, यह आपकी परवाल भित्तियों को बनाता है। यानी चूने से रिलेटेड एक आपका समुद्री जीव होता है, ये पोलिप कह लो, जीव कह लो, जो कि आपके गर्म एरिया में उथले समुद्र में, यानी ज़्यादा गहराई पर नहीं होते, ये ऊपर ही होते हैं, तो उथले समुद्र में कॉलोनी में पाया जाता है और परवाल भित्तियों को बनाता है। मीन्स एक ये जो जीव है मर जाता है, मरने के बाद एक दीवार का निर्माण करता है अपने शरीर से। सॉलिड होता है, घरौंदे की तरह होता है इसका शरीर, और जिस प्रकार ये दीवार बनाता है उसे कहते हैं परवाल भित्तियाँ। नेक्स्ट आता है पलाया। पलाया क्या होती है? अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न और केंद्रीय भाग। पलाया आपके न्यून वर्षा वाले एरियाज में पाई जाती हैं। अंतःस्थलीय अपवाह बेसिन का निम्न और सेंट्रल पार्ट, यानी जो भी अपवाह बेसिन है, किसी भी एरिया का अपवाह बेसिन का निचले वाला भाग पलाया कहलाता है। न्यून वर्षा के क्षेत्रों में इस तरह के पलाया देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बंद बनाना। बंद बनाना कैसे बनाते हैं बंद? इसमें जल के संरक्षण और फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए मिट्टी और पत्थरों का भराव करके बनाया जाने वाला बंद, ठीक है। मीन्स आपके फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए हम जो मिट्टी है, जो पत्थरों का जो भराव करके जो बांध बनाते हैं ना, बांध टाइम एक दीवार से बनाते, छोटी सी डोली टाइप, डोली कह देते हैं हरियाणा में, तो छोटी सी डोली बनाते हैं, उसे कहते हैं बंद। नेक्स्ट आता है भूसंकलन। अपरूपणी तल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन चट्टाने और मलबे की सनहती का तीव्रता से नीचे की ओर वृहत संचलन भूसंकलन कहलाता है। सिंपल सी तौर पर हमारे कोई भी पहाड़ी है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभावाधीन उसके जो चट्टान है, उसका जो मलबा है, जब ऊपर से नीचे की ओर खिसकने लग जाए तो वो आपका भूसंकलन कहलाता है, लैंड स्लाइड कहलाता है। नेक्स्ट आता है मानसून। एक वृहत क्षेत्र पर पवनों की दिशा में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिससे आपका ऋतु परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मानसून। एक वृहत क्षेत्र पर मानसून की दिशा में, यानी पवनों एक बड़े से एरिया पर जिस तरफ से आपकी पवनें बह रही है उस एरिया में संपूर्ण प्रत्यावर्तन जिससे आपकी ऋतुओं में परिवर्तन होता है, उसे कहते हैं मानसून। नेक्स्ट आता है महाखंड या गोर्ज। खड़ी और चट्टानी पार्श्वों वाली गहरी खाइयाँ। मीन्स आपकी देखो रिवर, मैंने आपको बताया था वी आकार की घाटी बनाती है और फिर वी आकार की घाटी को यू आकार की घाटी में बदल देती है नदी। अपनी खाइयों को काटती है, जहाँ पर नदी बह रही है ना, तो अपनी घाटियों को काटती हुई चलती है नदी। और आगे आगे जब कई बार नदी अपनी वी आकार की घाटी को इतना अधिक गहरा कर देती है तो कुछ इस तरह की शेप बन जाती है, इस तरह की। तो इस तरह की जो घाटी है इसे ही कहते हैं गोर्ज यानी महाखंड। तो खड़ी, बिल्कुल खड़ी, और खड़ी देख लो बिल्कुल खड़ा है ढाल भी, और खड़ी और चट्टानी पार्श्वे वाली जो गहरी गहरी घाटियां हैं इसे कहते हैं आपकी महाखंड या गोर्ज। नेक्स्ट आता है मैदान। तो मैदान क्या होते हैं? समतल और मंद तरंगित भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र, यानी आपका प्लेन एरिया होगा और ढाल भी कैसा होगा? मंद होगा। ढाल कैसा होगा? मंद, यानी बिल्कुल प्लेन एरिया, ढाल भी मंद। तो ऐसा एक विस्तृत क्षेत्र, एक बड़ा एरिया वाला पार्ट मैदान कहलाता है, प्लेन एरिया इसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है मृदा परिच्छेदिका। भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक का यह मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर परिच्छेद या खंड होते हैं। मीन्स भूमि की सतह से पैतृक चट्टान तक का यह मिट्टी का एक क्या होता है? ऊर्ध्वाधर परिच्छेद। ऊर्ध्वाधर मीन्स मैं आपको कैसे समझाऊं? हाँ, ऐसे देखो, मैं बना के दिखा देती हूँ। ऐसे आपकी कुछ होती है ना, आपकी इस तरीके का बनता है मृदा परिच्छेदिका। यहाँ पे कै संस्तर, ख संस्तर, गा संस्तर। जब मैंने सोइल पढ़ाया था ना आपको एनसीईआरटी की बुक में से ही, मेरी एनसीईआरटी वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ पे देखना मैंने ये साथ तीनों डीपली पढ़ाए हुए हैं, कै ख ग, तीनों संस्तर, ठीक है। तो ये जो पूरा डायग्राम है इसे ही कहते हैं मृदा परिच्छेदिका। भूमि की सतह से लेकर पैतृक चट्टान तक का एक ऊर्ध्वाधर, देख लो ये ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर परिच्छेद जिसे खंड में बांटा जाता है। तो किस में डिवाइड किया जाता है? खंड, जो कि आपके खंड में होती हैं।
नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क। राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव के संरक्षण के लिए पूर्णतः सुरक्षित एक क्षेत्र होता है जिसमें वन कटाव, पशुचारण और खेती जैसी क्रियाओं की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ पर बाहरी हस्तक्षेप नहीं होते। एक सुरक्षित एरिया होता है वन्य जीवों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जंगली जानवरों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, और किसी प्रकार का पशुचारण नहीं होगा, बाहरी खेती नहीं होगी, और वन कटाव भी यहाँ पर नहीं किया जाता। तो आप सबको पता है भारत में 500 के लगभग अब नेशनल पार्क हो चुके हैं। नेक्स्ट आता है वलन यानी आपका फोल्ड। भूपट्टी के किसी भी क्षेत्र में जब संपीड़न बल के परिणाम स्वरूप जो चट्टान है उसमें जब मोड़ आ जाए इस तरीके के, तो इस तरीके से हम उसे कहते हैं वलन। चट्टानों में जब आपके मोड़ पड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है वलन यानी फोल्ड। नेक्स्ट आता है विसर्प यानी मियांडर्स। किसी मंद गति से बहती हुई नदी की धारा के मार्ग में एक सुस्पष्ट वलयाकार मोड़। विसर्प क्या होते हैं, बना के दिखाते हैं भैया आपको। जैसे कोई रिवर है, जब कोई रिवर इस तरीके से बह रही है, ये मान लो आपकी नदी है, ऐसे नदी बह रही है इस तरीके से, तो इस तरीके से जब नदी में ये मोड़ पड़ रहे हैं ना, इन मोड़ों को ही कहते हैं आपके मियांडर्स यानी विसर्प। ओके, तो यही कहलाते हैं मियांडर यानी विसर्प। नेक्स्ट आता है विवर्तनिक। भूगर्भ से उत्पन्न एक बल है ये, जो भू आकृतिक लक्षणों में वृहत परिवर्तन लाते हैं, बड़े लेवल पर परिवर्तन लाते हैं, चेंज लाते हैं, इन्हें कहते हैं विवर्तनिक। नेक्स्ट आता है शरण सतली एक ऐसा एरिया होता है जो केवल जंतुओं के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। इसमें लकड़ी काटने और छोटे वनों उत्पाद संग्रहण करने जैसी गतिविधियों की तब तक अनुमति होती है जब तक ये जंतुओं को नकारात्मक ढंग से प्रभावित नहीं करती। ठीक है, तो यहाँ पर केवल जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, जंतुओं के लिए आरक्षण होता है, और वही सारी आपकी लकड़ी काटना और संग्रहण करने वाली जो छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं यहाँ पर अनुमति होती है इन सब चीज़ों की, बट केवल उसी हद तक जब तक कि जंगली जानवरों को इससे कोई नुकसान ना हो, तो इसे कहते हैं शरण सतली। नेक्स्ट आता है शुष्क यानी सूखे एरिया। तो ऐसी जलवायु या ऐसा प्रदेश जहाँ पर आपकी जो रेन है, वर्षा है, अपर्याप्त होती है, पूरी अच्छी तरह से नहीं होती, तो उसे कहते हैं शुष्क। नेक्स्ट आता है संरक्षण। भविष्य के लिए क्या होता है भाई संरक्षण? तो भविष्य के लिए प्राकृतिक पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, जिसमें आपके खनिज हैं, भूदर्शय हैं, और जो मिट्टी है, वनों का विनाश है, अतिदोहन, इन सबको रोकने के लिए उचित प्रबंधन भी शामिल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहेंगे हम संरक्षण। नेक्स्ट आता है संरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम और राज्य वन अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत अधिसूचित एक ऐसा एरिया होता है ये, जिसे सीमित मात्रा में संरक्षण उपलब्ध होता है, और इन संरक्षित वनों में जब तक निषेध ना हो सभी क्रियाओं की अनुमति यहाँ पर रहती है। संरक्षित वन, ठीक है, समझ गए, सीमित मात्रा में सब कुछ संरक्षण उपलब्ध होगा, और यहाँ जब तक कोई निषेध ना होना तब तक यहाँ पर आपकी सभी प्रकार की क्रियाओं को करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट आता है हिमनद। बर्फ और हिम की एक ऐसी संहति जो अपने जमाव के स्थान से धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकती रहती है, और अपने मार्ग में एक विस्तृत खड़े पासरों वाली खाड़ी की भी कर्मिक रचना करती है, उसे कहते हैं हिमनद। मीन्स आपकी जो बर्फ है ना वो धीरे धीरे खिसकती रहती है अपने स्थान से 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, खिसकती रहती है अपने स्थान से। ये खिसकाव हमें नहीं दिखता, बट ये खिसकती है, ठीक है, और खड़े ढालों से नीचे की ओर खिसकती रहती है बाहर की ओर, इसे ही कहते हैं हिमनद, ग्लेशियर। नेक्स्ट आता है ह्यूमस। मिट्टी में उपस्थित जो मृत जीवांश होते हैं उन्हें कहा जाता है भाई ह्यूमस। मिट्टी में उपस्थित मृत जीवांश को ह्यूमस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है शिप्रिका। किसी नदी का वह भाग जहाँ जल की गति बहुत तीव्र होती है, तेज होती है, और नदी तली में उपस्थित कठोर चट्टानों से अवरोध भी पैदा होता है, उसे कहते हैं शिप्रिका। नदी द्वारा बनाई हुई एक ये आकृति होती है शिप्रिका। ये इसमें जल की गति बहुत तेज होती है, और इसमें क्या होगा ना, नदी तली में जो उपस्थित आपकी कठोर चट्टान है, मीन्स आपकी कोई रिवर बह रही है भाई, नीचे मान लो ये इस तरह की कोई चट्टान है, इसके ऊपर से जब रिवर बहेगी ना तो इस तरीके से बहती हुई चलती है। नीचे कठोर चट्टान है, वो कटती तो है नहीं, इस वजह से ये जो ऊपर नदी का जल कभी ऊपर कभी नीचे, फिर ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह की जो आकृति होती है उसे कहते हैं शिप्रिका।
ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी डेफिनेशन, सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो काफ़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें थी और कई बार आपके एग्जाम में यही छोटी छोटी चीज़ें आती हैं और आपको काफ़ी परेशान करती हैं। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो फिर मिलेंगे। इसके साथ साथ आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन, अब हमारे पास आपका पेड कोर्स अवेलेबल है नेट ज्योग्राफी और पीजीटी ज्योग्राफी का। जो स्टूडेंट इच्छुक है वो अचीवर्स अकेडमी ऐप डाउनलोड करे और वहाँ से पेड कोर्स ले लें। ओके, फिर मिलेंगे। तब तक आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ लेना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एवरी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।